अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 31 की डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूक्लियाई हैविंग आइदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास या तो प्रोटॉन ऑड नंबर में हो या न्यूट्रॉन ऑड नंबर में हो, तो जनरली उनकी जो स्पिन होती है वो हाफ ऑफ द इंटेग्रल स्पिन होती है। हमने बात की थी फ्रैक्शनल, बेसिकली उनकी स्पिन होती है। जो इंटेग्रल नंबर होता है वो होल नंबर होता है, तो इसका अगर हम हाफ ले लेते हैं तो ये 1/2 जो है दिस इज दी फ्रैक्शनल आ जाता है, तो हाफ ऑफ द इंटेग्रल स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच आइसोटोप इन NMR इनएक्टिव। तो हमने बात की थी जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबरिंग थी वो अगर इवन होते हैं तो दे आर NMR इनएक्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, इसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन NMR न्यूक्लियाई इन अप फील्ड रेजोनेट एट। तो हमने 2 टाइप्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि एक होती है हमारे पास बात करें तो अप फील्ड न्यूक्लियाई और एक होता है डाउन फील्ड न्यूक्लियाई। बेसिकली जो अलाइन जो मूवमेंट होती है न्यूक्लियाई की अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड उसके पास लोअर एनर्जी होती है और उसको लोअर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो अप फील्ड न्यूक्लियाई जो होते हैं बेसिकली दे आर अलॉन्ग दी मैग्नेटिक फील्ड, लोअर एनर्जी और लोअर फ्रीक्वेंसी होती है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हु डिस्कवर द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जे थॉमसन ने मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कवर किया था इन 1912 में, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड पैराबोला स्पेक्ट्रोग्राफ बीम, इसको कहते हैं, जो फर्स्ट MS स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो दरियाफ्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन मास स्पेक्ट्रम अ पीक ऑब्टेन्ड एट 1 मास यूनिट हायर देन द मॉलिक्यूलर आयन पीक, इट इज़ कॉल्ड आइसोटोपिक पीक है। तो ये भी हमने लेक्चर्स में नोट्स में हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिथाइल एस्टर्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक मैक्लरफर्टी आयन एट द मास टू चार्ज रेशो। किस M/C वैल्यू पे मैक्लरफर्टी अरेंजमेंट जो है वो मिथाइल एस्टर्स बेसिकली देते हैं। देखें, इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एस्टर, और मैक्लरफर्टी रीअरेंजमेंट उन मालिक्यूल के पास होती है जिनके पास गैमा हाइड्रोजन होता है। तो इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज़ द मिथाइल एस्टर, दिस इज़ द CH2 अल्फ़ा कार्बन है, CH2 CH3 ग्रुप हो गया ये वाला। दिस इज़ द अल्फ़ा, दिस इज़ द बीटा, दिस इज़ द गैमा, और ये एस्टर है तो ये मैक्लरफर्टी रीअरेंजमेंट दे सकता है। तो एक्चुअल में ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे चला जाता है। तो इसके रिज़ल्ट में एक में मिलती है इथीन मिलती है और उसके साथ साथ हमें मिलती है C डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास बन जाती है यहाँ पे OH आ जाता है, C डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है, OCH3 आता है। तो दिस इज़ दी मैक्लरफर्टी प्रोडक्ट, और अगर इसकी M/C वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट आती है 74 आती है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द प्रेशर टॉर इनसाइड द एनालाइजर ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जनरली 10 रेज़ पर मैंने 6 भी ये रखा जाता है जो प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन NMR TMS यूज्ड एज इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर। तो TMS को हम एज अ इंटरनल स्टैंडर्ड या रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं बोथ प्रोटॉन NMR में भी, कार्बन 13 NMR में भी। तो इनकी जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 के लिए हम जनरली क्या यूज़ कर लेते हैं, TMS यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी के लिए ऑल द न्यूक्लियाई के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन इन मिथाइल क्लोराइड। तो ये हमने इससे बात की थी कि ऑलमोस्ट इसकी 3.02 के ऊपर इसकी पीक आती है मिथाइल क्लोराइड जो प्रोटॉन होता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड। तो वो न्यूक्लियाई जिनकी सेम केमिकल शिफ्ट होती है उनको आइसोक्रोनस कहा जाता है, दे आर कॉल्ड आइसोक्रोनस एंड दे डू नॉट एग्जिबिट द स्पिन स्प्लिटिंग। तो ये इनकी स्पिन स्प्लिटिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यूनिट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता था, मैंने बात की थी लेक्चर में भी, हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो 1,1 डाइक्लोरो जो इथेन है बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CH और 2 क्लोरीन लगे होते हैं, दिस पोजीशन इज 1 एंड दिस इज द 2। तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन है। तो बेसिकली ये एक इन्वायरमेंट है, ये दूसरा इन्वायरमेंट है, तो 2 सिग्नल आएंगे, 2 पीक्स आएंगी।
तो ये जनरली अगर हम देखें तो ये जो CH3 है, अगर तो प्योर फॉर्म में कार्बन कार्बन की चेन होती तो 0.9 होता, लेकिन ये आलमोस्ट जो है वो 2 क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होने की वजह से, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू ये आलमोस्ट 2 तक चली जाती है। ठीक है, इसी तरह ये जो CH है ये डायरेक्टली 2 क्लोरीन एटम के साथ अटैच है। अगर एक क्लोरीन के साथ अटैच होता है तो उसकी वैल्यू जो CH3 हमने देखा था, जो क्लोरीन के साथ अगर अटैच है तो उसकी वैल्यू 3.02 थी। अब देखें ये है भी CH ग्रुप, तो इसकी वैल्यू और कुछ बढ़ेगी, लेकिन फिर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो ये इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है कि ये आलमोस्ट 5.8 या 5.9 या 6 के राउंड अबाउट भी चली जाती है ये वैल्यू, 2 माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कार्बन 13 NMR स्केल रेंजेस फ्राम, ये 0 से 200 ppm का स्केल होता है कार्बन 13 का केमिकल शिफ्ट। 14 है गैरो मैग्नेटिक रेशो फॉर प्रोटॉन NMR, ये कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरली जो होता है प्रोटॉन NMR के लिए हम 60 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं और इसका फार्मूला होता था 60 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो 1.41 होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है 42.58, इसकी आलमोस्ट वैल्यू आती है। इसी तरह कार्बन 13 की जो गैर मैग्नेटिक रेशो है वो 10.71 है। इस तरह फ्लोरीन 19 की जो है वो है 40, ये किसकी है, ये फ्लोरीन 19 की है गैर मैग्नेटिक रेशो, एंड दिस इज द गैर मैग्नेटिक रेशो ऑफ हीलियम 3, ये माइनस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाउ मैनी सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द पोर्शन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ, तो दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन। तो इसके लिए आपके कितने NMR सिग्नल आ सकते हैं, तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ज़रा ओपन करके देखें तो ये CH3C डबल बॉन्ड OCH3, बेसिकली दिस इज एन एस्टर। ठीक है, तो इस केस में देखें तो इस मिथाइल की अपनी एक सिग्नल होगा, ये इसका अपना इन्वायरमेंट है, तो 2 सिग्नल टोटल होंगे हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ B। और अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो ये CH3 अगर प्योर फॉर्म में कार्बन कार्बन चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता हाइड्रोकार्बन चेन के साथ तो इसकी 0.9 वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन विद ड्राइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू आलमोस्ट 1.7 तक चली जाती है। इसी तरह इस केस में देखें तो ये CH3 और ऑक्सीजन को जो बॉन्ड हमने वैल्यू बताई थी, CH3 और ऑक्सीजन, ये 3.3 आलमोस्ट हमने वैल्यू बताई थी, लेकिन फर्दर ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ये वैल्यू 3.3 से निकल के ये आलमोस्ट 3.8, 3.7, 3.9 तक ये वैल्यू चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्ट आयोनाइजेशन मेथड इन द MS। तो MS में जो हमारे पास जो माल्डी है, दिस इज़ द सॉफ्ट टेक्निक है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। ये जनरली लार्जर मालिक्यूल्स के लिए यूज़ होती है और उसमें देयर इज़ नो फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें बेसिकली। ठीक है, इस तरह लेज़र डिसॉर्प्शन ये भी हार्ड टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट भी हार्ड है, तो ये जो माल्डी है दिस इज दी सॉफ्ट टेक्निक। 17 है FTIR स्टैंड्स फॉर, ये जो हम एनालाइज़र यूज़ करते हैं, दिस इज़ दी एनालाइज़र इन दी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसको अगर हम इसका एब्रीवेशन देखें तो दिस इज दी फॉरियर ट्रांसफॉर्म आइन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द नाइट्रोजन रूल। तो नाइट्रोजन रूल को हमने नोट्स के अंदर भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि वो मालिक्यूल जिनका ऑड नाइट्रोजन होगा तो उसका मालिकुलर वेट क्या होगा, ऑड होगा, और जिस मालिक्यूल का ऑड नाइट्रोजन होंगे उसका मालिकुलर वेट क्या होगा, वेट जो होगा वो इवन नंबर होगा। इसी तरह मालिक्यूल हैविंग इवन मालिकुलर मैस, तो उनके जो फ्रैगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, ऑड उनके मैस नंबर होंगे। यहाँ पे देखें तो मालिक्यूल हैविंग दी ऑड नाइट्रोजन, ठीक है, तो उनके इट्स मालिक्यूल वेट विल बी दी इवन नंबर, तो उसका इवन होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, द मालिक्यूल हैविंग नो नाइट्रोजन, जिसके पास नाइट्रोजन नहीं होती तो उसका मालिकुलर वेट ऑड नहीं होता बल्कि क्या होता है, वो इवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, DBE वैल्यू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर मालिकुलर फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो DBE का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, DBE दैट इज़ इक्वल टू कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइडेड बाई 2 प्लस नाइट्रोजन अगर कोई आइटम मौजूद है तो डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक है, इस तरह इसमें देखें तो 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन है।
तो कार्बन 3 हैं माइनस हाइड्रोजन टोटल 5 हैं, तो 5 एक हेलोजन है तो ये +1 हो गया, 6 होगा टोटल डिवाइडेड बाई 2 प्लस नाइट्रोजन है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं तो +1। इसका आप जो है ना एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 माइनस ये भी 6 हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी डीबी कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है बेस पीक इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जनरली एब्जॉर्ब। तो एरोमेटिक हाइड्रो जो कार्बन होते हैं उनमें जो बेस पीक जनरली एब्जॉर्ब की जाती है वो 91 पे आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपोलियम आयन। ठीक है, तो इसको भी बहुत ही सिंपल है, लाइक दिस इज द बेंजीन। अगर कोई इसकी चेन जुड़ी हुई है हाइड्रोकार्बन की लाइक दिस, तो यहाँ से ब्रेक डाउन होती है और उसके रिज़ल्ट में जो आपको मिलती है दिस इज द स्ट्रक्चर CH2 पॉजिटिव एंड दिस इज द स्टेबल। और ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 7 कार्बन स्ट्रक्चर में। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, आपने इस तरह की स्ट्रक्चर बना लें इसको। ठीक है, दिस इज इसमें प्लस चार्ज होता है, तो दिस इज नाउन एज ट्राइपोलियम आयन, दिस इज द स्टेबल। तो इसकी पीक यहाँ पे आती है, ये 91 के ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड इन अल्कोहल ड्यू टू द पीक। तो अल्कोहल में डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं। माइनस मालिकुलर पीक में से 18 वाटर निकाल दो, फिर एक हाइड्रोजन निकाल दो, फिर उसके बाद वाटर प्लस जो इथीन पार्ट है H2O प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला पोर्शन निकाल दो तो M-46 पीक भी आएगी। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सैलिसिलिक एसिड शो द बेस पीक। तो सैलिसिलिक एसिड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH और यहाँ OH होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है वाटर का मालिक्यूल निकलता है और ये स्ट्रक्चर रीअरेंज करके इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज दी O। इसकी जो M/Z वैल्यू है दैट इज़ दी 120 है, 120 है। दिस इज़ दी स्टेबल पीक, स्टेबल मालिक्यूल है और इसकी जो M/C वैल्यू होती है वो 120 पे आती है। 23 MS स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड। आपका MS स्पेक्ट्रम गिवन है, तो इनमें से कौन सा अननोन हमारा कंपाउंड होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इथाइल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो ब्रोमीन है या क्लोरीन अगर आएगा तो क्लोरीन के भी 2 एसोटोपिक पीक्स आती हैं, एक 35 पे और एक 37 पे। इस तरह ब्रोमीन के भी 2 एसोटोपिक पीक आपको नज़र आएंगी और ये इनकी जो आप कह लें कि इनकी जो इंटेंसिटी होगी दोनों पीक की वो बिल्कुल इक्वल होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, एक आती है 81 पे, एक आती है 79 पे। इसी तरह आपका यहाँ से ब्रेक डाउन होती है, ब्रोमीन का रिमूवल होता है, तो ये जो आयन बनता है CH3CH2+। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो ये मोस्ट स्टेबल होता है और ये हमारी बेस पीक देता है। तो इसके रिज़ल्ट में हमारी 29 के ऊपर आपको बेस पीक मिल रही है। इसी तरह अगर एक और हाइड्रोजन निकलता है तो इसमें आपको 28 की पीक मिलती है, यानी कि HBr का पोर्शन अगर निकलता है यहाँ से, कौन सा HBr का पोर्शन यहाँ से निकलता है तो आपको ये वाली पीक मिलेगी। ठीक है, CH3CH पॉजिटिव की वजह से। ठीक है, इस तरह बाकी पीक्स भी मिलती हैं। इसी तरह आपने जो मेजर पीक्स आपकी ये वाली, ये 81 पे एक एसोटोप मिली आपको, जो 2 एसोटोप हैं ब्रोमीन के, और इस तरह 79 पे आपको एक पीक मिलेगी। और इसी तरह आपको इसके साथ साथ आपको और पीक्स मिलती हैं। 93 के ऊपर आपको पीक मिलती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ वाली पीक, ये 93 पे भी एक पीक मिलती है और इसके साथ साथ आपको 80 पे भी आलमोस्ट एक पीक मिलती है। और दिस इज़ दी मालिक्यूलर आयन पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बेंजीन के केस में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजीन है। ठीक है, एंड दिस इज़ दी डबल बॉन्ड H। तो इसमें अब सब्स्टिट्यूशन आने की वजह से अब ये जो प्रोटॉन का इन्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट बन जाएगा, लाइक दिस, ये प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, इसका अलग इन्वायरमेंट है इस प्रोटॉन का, इन 2 प्रोटॉन का एक अलग इन्वायरमेंट है, इन 2 का अलग है और इस प्रोटॉन का अलग है। तो टोटल जो पीक्स हैं वो 4 पीक्स हैं इन केस ऑफ बेंजेल्डिहाइड। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो 3 प्रोटॉन हैं ये जनरली इनकी पीक बड़ी ही
आप कह लें कि एक दूसरे में क्लोज आ रही होती हैं, 7 से लेकर 7.4 के बीच में आ रही होती हैं, तो इनमें से एक दो पीक जम हो जाती हैं और वो उतनी सिग्नल आपको नज़र नहीं आते। आपने देखा होगा कि आपको क्लियरली ये 2 सिग्नल नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल इस रेंज में आपको इस तरह के सिग्नल बेंजीन के मिलते हैं। और उसके बाद ये तो क्लियरली आपको पीक मिलती है जो 9 और 10 की रेंज में आती है, तो वो हमेशा एल्डिहाइड की वजह से पीक मिलती है और ये सिंगल पीक है। तो ये बेसिकली दिस इज़ द पीक ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सिग्नल स्प्लिटिंग इन प्रोटॉन NMR अराइजेज फ्रॉम, तो ये स्पिन कपलिंग की वजह से होता है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर NMR, तो जनरली हम डिटेरियोरेटेड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट क्लोरोफॉर्म जो है ना वो इसकी एरोमेटिक सिस्टम के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है। बहरहाल उसको फिर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप डिटेरियोरेटेड सॉल्वेंट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्लोरोफॉर्म। 27 जो है, द टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड, इस केस में देखें तो टोटल हमें 4 सिग्नल मिलेंगे। एक हमारे पास ये जो 2 प्रोटॉन है इनका एक सिग्नल मिलेगा, इन 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल मिलेगा और इसका सेपरेट होगा और इसका सेपरेट होगा, तो टोटल हमें 4 सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल विल हैव, उनकी सेम केमिकल शिफ्ट होती है, सेम इन्वायरमेंट होता है, सेम शील्डिंग इफेक्ट होता है, और ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, कंपेयर विद द विनाइल प्रोटॉन, एरोमेटिक प्रोटॉन हैज़ केमिकल शिफ्ट, अगर विनाइल प्रोटॉन के साथ एरोमेटिक प्रोटॉन को हम कंपेयर करें, दिस इज़ द विनाइल प्रोटॉन, अगर ये वाला प्रोटॉन जो डायरेक्टली अल्कीन सिस्टम के साथ लगा हुआ है, तो दिस इज़ नाउन एज विनाइल प्रोटॉन। तो इसकी वैल्यू मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इसकी एक्चुअली 4 to लेकर 7 ppm तक इसकी रेंज होती है। इसी तरह जो एरोमेटिक होता है उसकी ऑलमोस्ट आप देख लें कि 7.3 होती है और इसके राउंड अबाउट होती है, तो इसकी वैल्यू जनरली ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी विनाइलिक प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ गैरोमैग्नेटिक रेशो। तो देखें स्टूडेंट, गैरोमैग्नेटिक रेशो का हमने जो फार्मूला एक तो हमने ये पढ़ा था, दिस इज़ दी रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्या था, रेशो ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक फार्मूला हमारा ये था। और दूसरा होता है कि जो लॉर्मर फ्रीक्वेंसी होती है उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉर्मर फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय W, ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू दी गैरोमैग्नेटिक रेशो एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज़ दी W/B0, और ये जो W है बेसिकली आपने देखा होगा, फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, तो बेसिकली दिस इज़ दी एंगुलर मूवमेंट। क्या होती है ये बेसिकली आप कह लें कि एंगुलर मूवमेंट होती है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी से, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा इस W का, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं B0 से। अब इसका देखें तो डेल थीटा बेसिकली दिस इज़ दी रेडियन, तो इसका यूनिट होता है रेडियन, और टाइम का यूनिट हमारा सेकंड, सॉरी ये डिवाइडेड है तो ये अब ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट हमें टेस्ला लेते हैं तो ये टेस्ला है। अब हमारा यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ A। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन। तो इस डिस्कशन को मैं लेंथी नहीं लेके जा सका, तो बिकॉज़ मेरी जो थोड़ी तबीयत है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमने बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन की है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।